Welcome to Basic Mining by शरद सपकाल। फ्रेंड्स, लेक्चर नंबर 70 में हमने रिक्लेमेशन एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ माइंड आउट पिट पार्ट 1 को डिस्कस किया था। यहाँ पर हम लोग रिक्लेमेशन एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ माइंड आउट पिट पार्ट 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये उसी लेक्चर का एक्सटेंशन है। रिक्लेमेशन और रिहैबिलिटेशन वेस्ट डंप का भी किया जाता है। वाटर जो वहां से निकलता है माइन से, उसको भी एनवायरनमेंट की दृष्टि से उसको ट्रीट किया जाता है, उसका मैनेजमेंट किया जाता है। एयर का जो पॉल्यूशन होता है उसका मैनेजमेंट किया जाता है। वो सारे लेक्चर्स हम लोग आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। इसमें हम लोग सिर्फ जहां पर माइनिंग की जाती है, जिस जगह पर एक्सकावेशन किया जाता है, उसको रिक्लेम और रिहैबिलिटेट करने के क्या तरीके हैं उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक शब्द आता है रिक्लेमेशन। रिक्लेम से माने है कि वापस उस चीज को प्राप्त कर लेना जो हमने खो दी है या हमने डिस्ट्रॉय की है। ब्रिंग इट टू द ओरिजिनल कंडीशन और द अर्लियर कंडीशन। अब इसमें भी थोड़ा सा दो भाग कर दिए गए हैं, फिजिकल रिक्लेमेशन एंड बायोलॉजिकल रिक्लेमेशन। अब ये जो बायोलॉजिकल रिक्लेमेशन है, ये रिहैबिलिटेशन का ही एक पार्ट है समझ लीजिए, या यही रिहैबिलिटेशन है ऐसा भी हम कह सकते हैं। लेकिन बायोलॉजिकल रिक्लेमेशन के अलावा भी रिहैबिलिटेट करने के कई जरिए हैं, उसे हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल फिजिकल रिक्लेमेशन से तात्पर्य यह है कि इन केस ऑफ माइन पिट, जहां पर हमने एक्सकावेशन किया है, इसका रिक्लेमेशन यानी बहुत आसान जो और सबसे पसंदीदा जो चीज है वो तो यह है कि उसको बैकफिल कर दो विद द हेल्प ऑफ ओवरबर्डन। क्योंकि ओवरबर्डन जब हम एक्सकावेट करते हैं तो वो स्वेल होता है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो कई बार पर्टिकुलरली जो बेडेड डिपॉजिट होते हैं, फॉर एग्जांपल कोल के है या लाइमस्टोन के है, या कई बार बॉक्साइट के कैपिंग डिपॉजिट्स होते हैं, तो ऐसी स्थिति में these pits can be very well reclaimed or brought to the original contour by just backfilling the waste rock generated। तो इसमें इन्वॉल्व होता है बैकफिलिंग विद द वेस्ट रॉक, उसके बाद में उसको लेवलिंग करना, उसकी कुछ मशक्कत करना, टॉप सॉइल जो होती है उसको स्प्रेड करना, या फिर उसकी रिकंटूरिंग करना और पार्ट बैकफिलिंग करना, और उसके अंदर आप प्लांटेशन कर सकते हैं या दूसरे उपयोग में भी उसको ला सकते हैं। डंप्स के अंदर उसके स्लोप का स्टेबलाइजेशन करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज डंप फेल्योर होते हैं। और डंप के स्टेबलाइजेशन के अलावा उसको सॉइल स्प्रेड करके, अरेस्टिंग चैनल्स बना करके, डिचेस बना करके, ताकि जो सॉइल हमने डाला है उसका इरोजन नहीं हो। ये एक डंप के रिहैबिलिटेशन रिक्लेमेशन की बात होती है, और उसके ऊपर भी आप प्लांटेशन वगैरह आपको करना है। और दूसरा कोई खास मकसद तो होता नहीं है, कई बार उसको एक पिकनिक स्पॉट के रूप में भी डेवलप किया जाता है, लेकिन प्लांटेशन इज मस्ट, ताकि उसके अंदर की सॉइल इरोड होकर के बह नहीं जाए या एयरबॉर्न नहीं हो जाए। टेलिंग पॉन्ड के रिस्टोरेशन में उसके स्टेबलाइजेशन का सबसे बड़ा महत्व है, ताकि हम उसके स्ट्रॉन्ग बंड्स स्लोप साइड में तैयार करके उसको कंटेन करके रखें, और उससे निकलने वाले पानी का भी ट्रीटमेंट करें और उस पानी को रीयूटिलाइज करें, ताकि उसकी स्टेबिलिटी कायम रखी जा सके और वो किसी प्रकार का एनवायरमेंटल थ्रेट पोज नहीं कर सके। बाकी यूटिलिटी एरियाज में हमें डीकमीशनिंग करना होता है। जो भी हमने वहां इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, मशीनें लगाई है या कुछ बिल्डिंगें बनाई है, दैट हैज टू बी डिमोलिश्ड, और उस एरिया को क्लियर करके वहां कोई भी स्टंपिंग पुरानी ना रहे और एरिया इन कन्फर्मिटी विद सराउंडिंग टोपोग्राफी हो जाए। ऐसी सूरत में उसको लाना और उस एरिया को भी किसी बेहतर इस्तेमाल में लाना, ऐसा इसका एक मकसद होता है। बायोलॉजिकल रिक्लेमेशन में कई बार वाटर इंपाउंडिंग करना
पुराने जो पिट है उसमें पानी भरना, पिसिकल्चर करना, सॉइल की ट्रीटमेंट करना है, प्लॉइंग करना है, टिलिंग करना है, एप्लीकेशन ऑफ मल्चेस है, मैन्योर है, सीड बेड तैयार करना, प्लांटेशन करना, वहां की इकोलॉजी और एस्थेटिक्स ऑफ दैट एरिया को एनहांस करना, बेहतर करना। तो ये एक जो बायोलॉजिकल रिक्लेमेशन है, इट इज पार्ट ऑफ रिहैबिलिटेशन एक्टिविटी ऑल्सो। यहां देखिए, सबसे पहला तो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं लैंड रिक्लेमेशन ड्यू टू एक्सकावेशन जो हो रहा है उसको कैसा करना है। तो बैक फिलिंग ये सबसे लोकप्रिय तरीका है। इन केस आपके पास में सफिशिएंट वेस्ट मटेरियल है तो बैक फिलिंग करने के बाद में जाहिर है उसको रीग्रेडिंग करनी होगी, उसकी लेवल ठीक बनानी होगी। उसके बाद में सरफेस को स्टेबलाइज करना भी, उसके ऊपर डोजर या दूसरी मशीनें चला करके कॉम्पैक्शन ऑफ दैट सरफेस इज रिक्वायर्ड। और उसके बाद में उसको रीवेजिटेशन करना, रिस्टोरेशन करना, ये इसके अंदर एक्टिविटी होती है मोटे। रिक्लेमेशन के प्रिंसिपल्स कुछ ऐसे हैं कि मिनिमम लैंड एरिया को ब्रेक करना है एट ए टाइम, ताकि आपका प्रोडक्शन भी मीट आउट हो जाए। और जहां से भी आप मिनरल एक्सकावेट कर रहे हो तो कोशिश ये होनी चाहिए कि मिनरल को बॉटम अप कर दे, यानी मिनरल को वहां से पूरी तरह से निकाल ले, ताकि जो बेडरॉक है विच इज कंट्री रॉक या से जो आपके काम की रॉक नहीं होती है, वहां तक आपका ऑपरेशन पहुंच जाए, ऐसी कोशिश करनी चाहिए। पर्टिकुलरली बेडेड डिपॉजिट में ये पॉसिबल है। उसके बाद में एक सिरे से माइनिंग करें हम किसी भी, जनरली ये होता है कि अपर साइड से, आउटक्रॉप साइड से ही माइनिंग होती है। तो फ्रॉम वन एंड यू हैव टू स्टार्ट द माइनिंग, और जहां जहां माइनिंग हो गई है वहां वहां पर आप उसको बैकफिल करते जाए प्रोग्रेसिवली, जो वेस्ट जनरेट होता है उसकी मदद से। तो यहां पर जैसे देखिए कि ये पिट का प्रोफाइल कुछ ऐसा था, येलो लाइन आप देख सकते हैं, और यहां से हमने मिनरल को निकाल दिया है ये पूरे एरिया में से, और हमारी जो माइनिंग एक्टिविटी है ये इस प्रकार से ईस्टर्न डायरेक्शन में जा रही है। तो हम प्रोग्रेसिवली इस एरिया को बैकफिल करते जाएंगे। यहाँ बैकफिल के जो प्रोफाइल होता है वो बेंच्ड प्रोफाइल होता है, लेकिन मैंने जस्ट समझाने के लिए दिया है आपको कि इस प्रकार से इसको बैकफिल करेंगे, और ये पेड़ पौधे जो है ये इसके ऊपर लगेंगे ताकि इसकी स्टेबिलिटी बनी रहे और ये स्लाइड ना हो, और ये एरिया एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप में तब्दील हो जाए। तो इसकी ये जो एक्टिविटी होती है साइमल्टेनियसली होती है। इसके ऊपर टॉपिंग की जाती है टॉप सॉइल की, उसके अंदर मैन्योर, मल्चिंग ये एप्लीकेशन किया जाता है। नेटिव ग्रास और लोकल स्पेसीज लगानी होती है ताकि वहां के क्लाइमेट को वो स्पेसी ज्यादा मुफीद होती है और अच्छे से उसकी ग्रोथ हो सकती है। तो बेहतर और प्रोडक्टिव लैंड यूज में इसको तब्दील करना, ये इसका मकसद होता है। तो रिस्टोरेशन ऑफ लैंड और एनवायरमेंटल इशू को, एनवायरमेंटल वैल्यूज को मेंटेन करना, ये एक बहुत बड़ा इसके अंदर मकसद होता है। ध्यान में रखना है कि जो टॉप सॉइल हम देखते हैं जमीन के ऊपर, वो ज्यादा से ज्यादा 1 फीट के आसपास होती है, 20 से 30 सेंटीमीटर होती है। और इस टॉप सॉइल के अंदर ह्यूमस होता है, यानी कि डिकम्पोज्ड जो डेड प्लांट्स होते हैं, लीव्स होती है, वो होती है। और माइक्रोबायल एक्टिविटी होती है, इसके अंदर माइक्रोब्स होते हैं विच आर वेरी मच एसेंशियल फॉर प्लांट सर्वाइवल। इसके नीचे सबसॉइल आती है जो कोई खास काम की वैसे नहीं है, लेकिन प्लांट को पेनिट्रेट करने के लिए उसके रूट को और उसको होल्ड करने के लिए ये अच्छी होती है। इसके नीचे आता है मुरुम, जो कि एक वेदर्ड पार्ट ऑफ द पेरेंट रॉक है। तो ये जो मुरुम है इसके अंदर भी वो हमारी रूट्स जो है प्लांट की वो चली जाती है आराम से। और उसके बाद में आती है रॉक, और रॉक में भी कुछ दरारें होती है, उसके अंदर रूट्स जनरली पेनिट्रेट करती है। यहां देखिए इस तस्वीर में बहुत साफ तरीके से दिखाया गया है कि ये एक कोल सीम है और उसके नीचे ये एक सीम है और करीब करीब हॉरिजॉन्टल ही है। तो यहां पर ये माइनिंग हो रही है, यहां पर ये समझ लीजिए शॉवेल लगा हुआ है, और ये सब सॉइल है, टॉप सॉइल है।
ये यहाँ से जो वेजिटेशन है उसको रिमूव किया जा रहा है, और इस प्रकार से इधर ये प्रोग्रेसिवली माइनिंग बढ़ रही है। उसके बाद में ये बीच में एक ओवरबर्डन आ गया है, बीच में ये दो बेड के बीच में, तो यहाँ पर इन्होंने कन्वीनियंटली एक ड्रैग लाइन लगा दी है ताकि इस मटेरियल को, इस वेस्ट रॉक को ये हैंडल कर सके, और ये वेस्ट रॉक ड्रैग लाइन की मदद से यहाँ पर रखा जाता है। अब यहाँ से ये माइनिंग होते होते इधर गई है, मतलब ये फॉर्मेशन यहाँ पर भी कभी था। तो यहाँ से देखिए, आप देख सकते हैं कि ये कोल सीम यहाँ से गायब हो गई क्योंकि हमने यहाँ पे माइनिंग कर ली है, और ये जो वेस्ट रॉक है ये इससे ड्रैग लाइन की मदद से जो ज्यादा वेस्ट रॉक है वो यहाँ पर इसने डंप कर दिया। इसको भी एक बेंच प्रोफाइल बनाई गई है, और ये जो सॉइल है ये वापस यहाँ की जो सॉइल निकली उसको वापस यहाँ ला करके डाल दिया गया और यहाँ प्लांटेशन किया गया है। तो इस प्रकार से ये ऑपरेशंस इन्वॉल्व है, बहुत ही सिंपल ऑपरेशंस हम सब जानते हैं कि कैसे होता है। तो अगर यहाँ पर शॉवेल लगा है तो जाहिर है डंपर से मिट्टी आएगी और यहाँ डाली जाएगी, या वेस्ट आएगा वो यहाँ डाला जाएगा। तो इस प्रकार से ये ऑपरेशन प्रोग्रेसिवली इस दिशा में बढ़ रहे हैं। ये तस्वीर भी वही दिखा रही है कि यहाँ पर भी दो सीम है, यहाँ ड्रैग लाइन लगा दी है और यहाँ पर शॉवेल है, और ये ओवरबर्डन है, ये सॉइल एक जगह जमा की, और इस तरफ ये ड्रैग लाइन ने इसको डाला है मटेरियल को, जो भी वेस्ट रॉक है, और उसके ऊपर ये सॉइल स्प्रेड करके, और सब सॉइल पहले, उसके ऊपर टॉप सॉइल, ताकि इसको साइमल्टेनियसली रखा जाए, क्योंकि टॉप सॉइल की भी लाइफ बहुत कम होती है। टॉप सॉइल को जब हम स्टोर करते हैं तो टॉप सॉइल को हमेशा लो प्रोफाइल के डंप में स्टोर करना चाहिए। 1 मीटर से ज्यादा तो उसकी ऊंचाई होनी ही नहीं चाहिए, नहीं तो नीचे का पोर्शन डेड हो जाएगा उसका, उसमें एरेशन होते रहना चाहिए सफिशिएंट। तो सॉइल को ज्यादा दिन स्टोर करने की बजाय इस प्रकार से बैकफील्ड जगह पर स्प्रेड करके उसमें प्लांटेशन और ग्रासेस, छोटे छोटे ग्रासेस तुरंत लगा देने चाहिए, लोकल स्पेसीज लगा देना चाहिए प्लांटेशन के लिए। यही तस्वीर को मैंने ब्रेक करके यहां दिखाया है, यू कैन सी हियर। ये एक आइसोमेट्रिक व्यू दिया है कि भाई ये कोल सीम है, ये ओवरबर्डन जो हटाया है, ये इन्होंने ओवरबर्डन इस प्रकार से यहां जहां से कोल सीम हटाई गई है यहां पर इन्होंने डंपर से ला करके यहां ये ओवरबर्डन यहां स्प्रेड किया है, और यहां पर यहां से निकलने वाली सॉइल इसके ऊपर स्प्रेड करके इसके अंदर प्लांटेशन या ग्रेजिंग ग्राउंड पूरा बनाया गया है। यहां भी वही कहानी है, यहां पर बेड्स जो है ये डिपिंग है इस प्रकार से, ये सारे कोल बेड्स है, तो ये जाहिर है इस प्रकार यहां रहे होंगे, आगे बढ़े होंगे, तो यहां से ये माइनिंग हो चुकी है, और यहाँ की माइनिंग होने के बाद में जो यहाँ का ओवरबर्डन निकला उसको इन्होंने यहाँ स्प्रेड किया है। अगेन इसके टॉप पे ये टॉप सॉइल यहाँ से निकाल के डाली गई है। डिफरेंट मशीन्स आर एंगेज्ड ओवर हियर। देखिए, होता यह है कि ये एक ओरिजिनल कंटूर है किसी जगह का, और ये हमने जब माइनिंग की तो ये लाल वाला जो दिख रहा है ये मैंने बेंचेस दिखाया है। तो इस प्रकार से बड़ा इरेटिक और एक नॉट सो एस्थेटिक शेप इसका होता है, और यहाँ हम ये माइनिंग करते हैं। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि ये जो ओरिजिनल प्रोफाइल है उसको हम रिकंटूरिंग करके उसी प्रोफाइल में लाएं। जरूरी नहीं कि बिल्कुल ऐसा ही आड़ा टेढ़ा होना चाहिए, ये जितना हो सकता है प्लेन ही रहे तो अच्छा है। और ये जगह जो है ये हमने बैकफिल कर दी है, इसको हमने यहाँ से जो निकलने वाली मिट्टी थी और यहाँ का जो भी मिनरल था वो निकाला, और ऊपर की मिट्टी जो थी वो स्वेल होकर के यहाँ पर हमने इसको बैकफिल कर दी। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि वी हैव टू रिस्टोर इट टू दी ओरिजिनल ग्राउंड लेवल, जो मैच हो जाए, फ्लश हो जाए ग्राउंड लेवल के साथ में। तो पिट के स्लोप को ध्यान में रखना है कि अगर हम वाटर इंपाउंडिंग कर रहे हैं तो इस स्लोप को रिकंटूरिंग करना होता है। अब ये रिकंटूरिंग क्यों करना होता है, क्योंकि देखिए ये शेप, ये जो इसके कॉर्नर्स है ये बड़े शार्प है, और ये बहुत बड़ा थ्रेट पैदा कर सकते हैं, लोग यहाँ गिर सकते हैं, जान जा सकती है। तो इसकी रिकंटूरिंग करने के लिए हम इसको वापस नॉकआउट तो नहीं करेंगे ये सारे
प्रोजेक्टेड पोर्शंस को, लेकिन यहाँ पर मिट्टी को स्प्रेड करके या सॉइल को या वेस्ट रॉक को स्प्रेड करके पार्ट ऑफ द एरिया में यहाँ पर हम पानी को भर देंगे। ये ऐसा कर सकते हैं। कई बार अगर हमारे पास से थोड़ा सा सफिशिएंट वेस्ट है तो ऐसे पार्ट एरिया को बैकफिल कर दे और फिर बचे हुए एरिया में हम पानी भर दे। ऐसे 2-3 तरीके से इसको ये किया जाता है, लेकिन रिकंटूरिंग इसकी करनी बहुत जरूरी होती है। अब मान लीजिए इस तरफ हम रिकंटूरिंग नहीं भी कर रहे हैं तो यहाँ हेवी प्लांटेशन कर दे, इधर से रोड की कुछ व्यवस्था कर दे ताकि इस पानी तक लोग पहुंच सके, जानवर भी पहुंच सके विदाउट एनी हिंड्रेंस या विदाउट एनी डेंजर। तो ये कोशिश होती है कि बेहतर से बेहतर इस लैंड को शेप में वापस लाया जाए। यहां देखिए कि अगर फ्लोर ऐसी स्लोपिंग है, इस प्रकार से स्लोपिंग है, तो हम बैकफील्ड एरिया जो ये वाला है जहां से हमने मिनरल निकाल दिया है उसके जो डंप्स होंगे उसके स्लाइड होने की, इस प्रकार से प्लेनर फेल्यूर या सर्कुलर फेल्यूर्स इस प्रकार से होने की संभावना है। और ये जो वेस्ट रॉक हमने यहाँ पर बैकफिल की है ये वापस ये वर्किंग के अंदर आ सकती है। तो ऐसी सूरत में ये जो कोल था इसी के कुछ ऐसे रिब छोड़ दिए जाते हैं, एक ऐसी एज बना के छोड़ दी जाती है और इसके पीछे इस प्रकार से वेस्ट को इंपाउंड कर दिया जाता है ताकि ये वेस्ट यहाँ स्लाइड ना हो सके। तो ये कोल की रिब है, ये एक सेक्शन दिखाया गया है। इस तरफ आपकी वर्किंग बढ़ रही है डीप साइड में, राइट साइड से। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो लेवल है यहाँ ड्रैग लाइन लगी हुई है, तो ये ड्रैग लाइन जाहिर है नीचे इसको इस ओवरबर्डन को काटेगी क्योंकि हमको ये वाली स्क्रीन भी निकालनी है और ये काट करके ये ड्रैग लाइन से यहाँ पर ये डंपिंग करेंगे। दूसरी तरफ ये जो ओवरबर्डन वगैरह है इसको यहाँ डंप ट्रक से लाया जाएगा, डंपर से लाया जाएगा और डाला जाएगा। तो इस प्रकार से जैसी सुविधा होती है हमारे को वैसा करना होता है और बाद में इसको प्लेन किया जाता है। ये कोई ऐसी पहाड़ियों के वो शेप नहीं रहेंगे, इसे प्लेन किया जाता है, फिर प्लांटेशन किया जाता है। तो ये आपका डिप डायरेक्शन में एडवांस दिखाया गया है। हमने बताया था पिछले इसमें कि अगर सफिशिएंट हमारे पास में वेस्ट रॉक है तो हम पूरे अप टू द ब्रिम उसको बैकफिल कर सकते हैं और ओरिजिनल कंटूर्स के साथ मिला सकते हैं पिट को। इनकेस मिनरल कंटिन्यू कर रहा है नीचे, देन इट इज नॉट एडवाइजेबल टू बैकफिल दी लैंड। उसका कारण यह है कि कल को फिर जब हमको माइनिंग करनी पड़ेगी, हो सकता है आज वहां पर ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशो आ गया हो और फिलहाल की जो कंडीशंस है वो उसकी इकोनॉमी परमिट नहीं करती हमको डीपनिंग ऑफ पिट करने में। हो सकता है कि हम नीचे नहीं जा सकते, मे बी ड्यू टू सम इकोनॉमिक रीजंस, और हो सकता है कि कोई फिजिकल रीजंस भी हो, लीज एरिया की लिमिटेशन हो, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी सूरत में अगर मिनरल कंटिन्यू कर रहा है डेप्थ में, मान लीजिए जैसे ये देखिए ये एक बेड वर्टिकल करीब करीब इंक्लाइन बेड है ये, और यहां तक तो हमने ये वाला निकाल दिया मिनरल, लेकिन अब ये कंटिन्यू कर रहा है तो इट इज नॉट एडवाइजेबल टू बैकफिल इट, अदरवाइज इसको री हैंडल करना पड़ेगा और फिर ये आंखों से दूर भी हो जाएगा। तो इसकी बाकायदा जियोलॉजिकल रिपोर्ट किसी भी साइट की रखी जाती है। तो ऐसी स्थिति में हमें सिर्फ इसको पानी से भर देना है और ये जो वेस्ट निकलेगा इसको कहीं और ले जा करके डंप करना है। दैट इज द आइडियल सॉल्यूशन। और इसके जो ये बेंचेस है इनको अच्छे से आप प्लांटेशन कर दीजिए, इनके ऊपर रोड बना दीजिए, यहाँ पर कुछ बंड लगाए जा सकते एजेस ऑफ दी रोड्स के ऊपर, बेंचेस के ऊपर, ताकि कोई गाड़ी कोई आती है, कोई लोग आते हैं तो नीचे नहीं गिरे और पानी तक पहुंचा जा सके बड़ी आसानी से। तो ये जो रोड रहेंगे ये काफी घूमते हुए लंबे रोड रह सकते हैं और नीचे पानी तक पहुंचेंगे और इसको एक वाटर रिजर्वायर में तब्दील कर देंगे ताकि जब चाहे तब हम पानी को डिवाटर करके यहाँ पर आगे माइनिंग कर सकते हैं। अब होता यह है कि जब आप माइनिंग करते हैं तब तो ग्राउंड वाटर रिसीड होता है, यानी जब हम ये खोद रहे हैं यहाँ पर तो हम यहाँ सम्प बनाते हैं और कंटिन्यूसली माइन का वाटर पंप आउट करते हैं। ऐसी सूरत में होता यह है कि नजदीक पास जितनी भी एरिया है
वहाँ का वाटर टेबल रिसीड होता है, वो वाटर टेबल कम होते जाता है और वहाँ का पानी इसमें आते जाता है और हम उसको बाहर फेंकते जाते हैं। लेकिन वंस द माइनिंग इज ओवर, जब माइनिंग खत्म हो जाती है तो इस प्रकार से ये जो पानी रहता है यहाँ का, ये वापस रिचार्ज भी करता है ग्राउंड वाटर को। तो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के काम में आता है ये पानी, जब माइनिंग आपकी वहां से खत्म हो जाती है। इनके स्लोप को रिकंटूरिंग भी कर सकते हो, अप्रोच साइड से जिस तरफ आपको अप्रोच करना है, तो कई तरीके यहाँ पे आप अपना सकते हो। जो पानी की लेवल है वो हमें ज्यादा से ज्यादा 30 मीटर रखनी है। अगर हमको वहां पीसी कल्चर वगैरह डेवलप करना है, यानी कि फिश वगैरह को पालना है, वहां पर मछली पालन करना है, तो 30 मीटर से ज्यादा हमको इसकी डेप्थ नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि फ्रेश वाटर जो फिशेस है वो 30 मीटर से ज्यादा की गहराई में बड़ी अच्छे से नहीं रह पाती है। इसको आप अल्टरनेटिवली वाटर रिजर्वायर करके एक पिकनिक स्पॉट बना सकते हो। इस पानी को इरिगेशन में काम में लिया जा सकता है। बहुत से ऐसे माइनिंग एरियाज है पुराने कटनी वगैरह में कि जहां का जो पानी है वो म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई में काम आता है। तो ऐसे बहुत सी खदानें हैं जहां पर बैकफिल करके वापस खेती हो रही है। ऐसी बहुत सी खदानें हैं जहां की पानी जो है, जो इंपाउंड किया हुआ होता है, दैट इज यूज्ड फॉर इरिगेशन पर्पस। तो इनके आफ्टर बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है, बशर्ते कि हम उसको एक अच्छी स्थिति में सौंपे सोसाइटी को। ये होती है कि अगर वेस्ट जनरेशन कम है तो हम पार्ट ऑफ द एरिया को इस प्रकार से बैकफिल कर दे, पार्ट ऑफ द एरिया में पानी भर दे और इसको किनारे को रिकंटूरिंग करके यहाँ पर पूरा प्लांटेशन कर दे और पानी तक अप्रोच रहे। ये ध्यान में रखना है कि पानी तक अप्रोच जानवरों का या इंसानों का हो सके और सेफली हो सके, वहां पर किसी किस्म का खतरा ना हो। तो ये स्थिति भी हो सकती है अगर हमारे पास वेस्ट इनफ नहीं है तो दिस इज हाउ वी आर बैकफिलिंग द एरियाज एंड वी आर रिक्लेमिंग द पिट्स। और इसको रिहेबिलिटेट करना, यानी इसके अंदर बायोलॉजिकल जो रिक्लेमेशन है वो करना, यहाँ प्लांटेशन करना, यहाँ की लैंड को प्रिपेयर करके टेलिंग करके उसमें मल्चिंग और उसके अंदर आप खाद लगा करके, कंपोस्ट लगा करके उसको प्लांटेशन के लिए अनुकूल बनाना और वहां पर प्लांटेशन करना। दूसरे कई इस्तेमाल है। एक तो आपने जो बैकफील्ड लैंड है उसको फॉरेस्ट्री में कन्वर्ट कर सकते हो, वहां फॉरेस्ट किया जा सकता है। उसको किसी रिक्रिएशन ग्राउंड में तब्दील किया जा सकता है। हम जानते हैं कि बड़े बड़े शहर, बॉम्बे जैसे शहर जो है, मुंबई जैसे शहर जो है, वो तो बसा ही रिक्लेम्ड लैंड के ऊपर है। तो वहां पर जैसे बिल्डिंगें बनी वैसे यहाँ बन सकती है, मकान बन सकते हैं, यहाँ पर रिक्रिएशन के लिए कोई ग्राउंड बन सकते हैं, वाटर रिजर्वायर हो सकता है, इस जमीन के ऊपर खेती की जा सकती है, रेसिडेंशियल या कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस मतलब तैयार किए जा सकते हैं, फिशरी और वाइल्ड हैबिटेट्स वहां आ सकते हैं। कई ऐसी हम खदानों के बारे में जानते हैं कि जहां जानवर तक जंगल के आने शुरू हो गए हैं प्लांटेशन के बाद में। तो ये पहले नहीं होता था, लेकिन जब से अवेयरनेस बढ़ी है और जब से लोग थोड़े सिंसियर हुए इस दिशा में, तब से ये एरियाज उतने खराब नहीं है जितनी बाकी इंडस्ट्री की आफ्टर पोजीशन जो होती है। वैसा माइनिंग इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है। माइनिंग इंडस्ट्री को हम बेहतर हालत में ला सकते हैं। कुछ अनडेवलप्ड लैंड बनाई जा सकती है, पास्चर लैंड या ग्रीजिंग लैंड, जस्ट पशुओं के चरने के लिए भी उस लैंड को काम में लिया जा सकता है। इस प्रकार से काफी लैंड यूजेस हम इसमें कर सकते हैं। रिहैबिलिटेशन का जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो ये होना चाहिए कि जो लैंड है जहां पर भी हमने माइनिंग की थी उसको बेहतर इकोनॉमिक गेन के हिसाब से और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वो लैंड हमको दे सके, इस ढंग से उसको कन्वर्ट करना है। जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है, कैश क्रॉप वहां ग्रो कर सकते हैं, सीरीकल्चर यानी कि रेशम का उद्योग वहां लगा सकते हैं, फ्लोरिकल्चर यानी कि फूलों के पौधों का वहां पर कल्टीवेशन किया जा सकता है, और बेनिफिशियल और सस्टेनेबल यूज यानी लॉन्ग टर्म तक वो लैंड हमारे काम में आ सके और प्रोडक्टिव यूज उसका मिल सके। हमें ध्यान रखना है कि किसी किस्म का समझौता हमको पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी के साथ नहीं होना चाहिए।
जहां पिट में नीचे तक पहुंचने की बात है तो वो कोई भी जगह ऐसी डेंजरस ना हो। सब जगह पर या तो रिकंटूरिंग कर लीजिए या फिर बंडिंग कर लीजिए उसके किनारों को बेंचेस के, और हेवी और थिक प्लांटेशन कर लीजिए वहां पर। और वो जो वहाँ की एस्थेटिक वैल्यू है, जो वहाँ की खूबसूरती है, प्राकृतिक नज़ारा जो है, उसे हमको कंजर्व करके रखना है। तो मैक्सिमम बेनिफिट वहाँ से मिल सके समाज को, इसको हमको ध्यान में रखना है। इस फोटोग्राफ के अंदर ये सारा लाइफ साइकिल दिखाया गया है। इसको मैंने थोड़ा ब्रेक करके भी दिया है कि माइन क्लोजर एंड रिहैबिलिटेशन, जो माइन क्लोज करते हैं या रिहैबिलिटेशन करते हैं। तो माइनिंग हम जानते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है। आफ्टर फार्मिंग मिनरल और मेटल्स हमें प्रोवाइड करता है, और थोड़ा बहुत जो भी एनवायरनमेंट के ऊपर, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर जो फर्क आता है उसको हमको प्रोग्रेसिवली रिक्लेम करना है। यही चीज लिखी है, और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि ये बर्डन लास्ट तक नहीं रहे, और हम इसको साइमल्टेनियसली जितना हो सकता है उतना करने की कोशिश करें। तो शुरू शुरू में प्री माइनिंग कंडीशंस में हमको एनवायरमेंटल स्टडीज करनी होती है। वहाँ के पूरा मेटेरोलॉजिकल डाटा, हमको बेसलाइन डाटा जनरेट करना है। उसके बाद में वी हैव टू सिक्योर दी फिनांस ऑल्सो, हमको पैसा पुल आउट करना होता है कि जहाँ कहाँ से भी पैसा मिलेगा उसको। तो ये सारी डिस्कशन करके ये सारी चीज़ें प्री माइनिंग कंडीशन में भी हमको तैयार कर लेनी पड़ती है। उसके बाद में क्या इम्पैक्ट होगा ऑन डिफरेंट एनवायरमेंटल पैरामीटर्स, और उसकी मॉनिटरिंग हमें सतत करती रहनी पड़ेगी। वाटर मैनेजमेंट है, एयर मैनेजमेंट है, ये सारा। और पोस्ट माइनिंग जो है वो, उसमें भी हमको देखना है कि हमारा राब्ता वहाँ के लोगों के साथ बना रहे, उनको किसी किस्म की तकलीफ नहीं हो। लोकल लोगों को, जितने भी स्टेक होल्डर्स है, उन सब का इंटरेस्ट जो है वो हम टेक केयर कर सके, और रिहैबिलिटेशन एक्टिविटीज को कंटिन्यू करें, और उस लैंड को बेहतर काम के लिए रीयूज करें। अब यहाँ देखिए, यहाँ सोलर प्लांट ही लगा दिया है। मान लीजिए कि आपके पास में ढंग की सॉइल नहीं है, तो इस लैंड का कम से कम सोलर प्लांट लगाने में काम में आ सकती है। इवन जो तालाब या पॉन्ड में आप इसको तब्दील करेंगे, उसके ऊपर भी पंटून्स रख के उसके ऊपर सोलर सेल्स, इस प्रकार से सोलर पैनल्स लगाए जा सकते हैं। यानी जरूरी नहीं है कि वहां बैकफिल ही किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ पावर हो सकता है आजकल, तो ये चीजें भी आ रही है। इसी को मैंने थोड़ा सा एक्सपांड किया है कि बिफोर माइनिंग हमको जो है इसको इंटीग्रेट करना है माइन प्लानिंग में, रिक्लेमेशन, रिहैबिलिटेशन ऑपरेशंस को, और ये प्लानिंग शुरू में कर लेना है, और डिटेल्ड क्लोजर प्रोग्राम हमको पहले से बना लेना है, और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग इसकी करनी है। माइनिंग के समय पे जैसा मैंने बताया आपको कि ये सब पैरामीटर्स को देखते रहना है, मिटिगेटिंग मेजर्स लेना है, और क्लाइमेट के ऊपर क्या परिणाम होगा, क्या यहाँ का प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश बढ़ जाएगी, कम होगी, इरोशन क्या होगा, केमिकल कोई प्रोसेस इन्वॉल्व है क्या, जिससे बायोलॉजी वहाँ की या बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट हो सकती है। ये सारी चीजें आपको इम्पैक्ट असेसमेंट में देखना होता है ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स। और वंस द माइनिंग इज ओवर, तब भी इसकी मॉनिटरिंग हमको बहुत जरूरी है। डिफरेंट जो हमारे स्ट्रक्चर्स है, मान लीजिए एक वेस्ट डंप है, तो वो कहीं फेल तो नहीं हो रहा है, वहाँ का कहीं वेजिटेशन डाई डाउन तो नहीं हुआ है, उसको आपको फिर से रिप्लेनिश करना होगा, रिप्लेस करना पड़ेगा नए प्लांट्स से। तो ये कंटिन्यूस जो है हमको एक वहाँ के लोकल लोगों से, इंडिजिनस लोगों से संबंध बना करके उनकी बेहतरी के लिए इस ऑपरेशन को अंजाम देना है। ये देखिए एक माइन का नज़ारा हमको कितना भयानक यहाँ नज़र आ रहा है, और ये लगता है कि बहुत पॉल्यूशन यहाँ पर हो रहा होगा। तो इस प्रकार की मशीनें यहाँ ऑपरेट होती, लेकिन वंस द माइनिंग इज ओवर, आप देखिए कि आफ्टर माइनिंग कितना सुंदर लैंडस्केप यहाँ तैयार किया गया है। यहाँ पर आप कई प्रकार से इसको डेवलप कर सकते हैं। एक पिकनिक स्पॉट बन सकता है यहाँ पर। यहाँ देखिए, ये जो है
ये बेंचेस को वेजिटेशन किया है इन्होंने काफी कुछ, और ये एक पॉन्ड में इसको तब्दील किया है। और यहाँ रोड्स जो है, दीज रोड्स आर रीचिंग अप टू दी वाटर बॉडी। यहाँ आप पिसिकल्चर कर सकते हैं या वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हैं, बहुत बड़ा अगर ये पॉन्ड है तो ऐसे कई इस्तेमाल है इसके। और क्रिटिकल डेप्थ 30 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए अगर हम फिशरीज यहाँ कर रहे हैं तो। ये देखिए, बिफोर माइनिंग कुछ ऐसा था, ड्यूरिंग माइनिंग और आफ्टर माइनिंग कितना सुंदर, यानी बिफोर माइनिंग से भी आफ्टर माइनिंग आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तस्वीर बहुत अच्छी बनी हुई है। यहाँ देखिए, माइनिंग एक्टिविटी के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से जो डिग्रेडेशन हो रहा है, और फिर ये आफ्टर माइनिंग जो पोजीशन दिखाई गई है। ये तस्वीर भी किसी माइनिंग एरिया की है। इसको देखिए कितना सुंदर एक पॉन्ड यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर बहुत कुछ वाटर स्पोर्ट्स हो सकते हैं, बहुत सी एक्टिविटीज यहाँ पर हो सकती है। ये भी कुछ ऐसा ही दिखाया है, और ये देखिए साइमल्टेनियसली इन्होंने जो किया है, इससे क्या फर्क पड़ रहा है। तो विद दिस आई कंक्लूड, और आने वाले लेक्चर्स हमारे वेस्ट डंप के ऊपर रहेंगे कि वेस्ट डंप को कैसा बनाया जाता है, उसकी रखरखाव कैसा होता है, उसकी स्टेबिलिटी कैसे इंश्योर की जाती है, उसके बाद में टेलिंग पॉन्ड का क्या होता है, वाटर मैनेजमेंट कैसा करते हैं, एयर को कैसे पॉल्यूशन को कंट्रोल में रखते हैं। ये सारी चीजें हमारे लेक्चर नंबर 72 में हम डिस्कस करेंगे। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।